नमस्कार, एस्ट्रो फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरीश। आज हम चर्चा करेंगे वेद और हिंदू धर्म में ज्योतिष की व्याख्या और ग्रहों की स्थितियां मनुष्य के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालती है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है वैदिक एस्ट्रोलॉजी या हिंदू एस्ट्रोलॉजी, जो हमारे यहाँ अगर आप बारामीर को माने तो बारामीर का जन्म 505 ईस्वी ईसा पूर्व से पहले हुआ था, और आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की अवधारणा हमारे ज्योतिष में की थी। और इसके अतिरिक्त जो नक्षत्र बेस यानी नक्षत्र पर आधारित जो हमारा ज्योतिष था, उसको बाद में पाराशर जी के समय उसको कुंडली बेस एनालिसिस किया गया। लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रामाणिक संकलन उपलब्ध नहीं है। तो उसको ज्योतिष में जो पहले हमारे जितने भी शास्त्र थे और जितनी भी चीज़ें उपलब्ध थी, ज़्यादातर सब संस्कृत में थी। कहा जाता है कि ज्योतिष वेदों का नेत्र है, और जितने भी वेदांग शास्त्र हैं सब में ज्योतिष सबसे शीर्ष पर है। यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियोनो यथा तथा समस्त वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषाम मूर्धने स्थितम। जिस तरह से मोर के सिर पर उसकी मुकुट होता है, नाक पर उसकी मणि होती है, उसी तरह से समस्त वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए मैंने सोचा कि ज्योतिष की विशद व्याख्या और समकालीन विषयों पर उसकी मीमांसा करने के लिए एक नया चैनल शुरू किया जाए और एक नए प्रकार की व्याख्या करके सर्वसाधारण के ज्ञान के लिए उसको उपलब्ध कराया जाए। मेरा शुरू में बाल्यकाल अयोध्या में बीता, काफ़ी समय तक मैं अयोध्या में रहा। उसके बाद मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई, और उसके बाद राजकीय सेवाओं में मैं मथुरा में पोस्टेड रहा। तो अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ पर बहुत से संस्कृत और प्राच्य विद्या धर्म संकाय में बहुत से इस प्रकार के प्रकांड विद्वानों से मिलने का मेरा अवसर रहा। लेकिन समस्या ये है कि जो मूल ज्योतिष है वो तो अपने विषय से भटक रहा है, और उसकी जगह पर जो उपाय हैं और उसकी जगह पर जो शॉर्टकट्स हैं, उससे किस प्रकार की उपलब्धि हासिल की जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। प्रश्न ये है कि पहले जो प्रश्नकर्ता थे या जो जातक थे वो आश्रमों में जाते थे, काफ़ी समय तक वहाँ रहते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल वो तुरंत उसको क्वेश्चन चाहिए और तुरंत उसको आंसर चाहिए, और वो सोचता है कि कोई ऐसा उपाय हो जाए जिससे कि अगर हमारी ग्रह दशा कोई खराब है या खराब स्थिति है तो वह अच्छी हो जाए। कहते हैं कि ग्रहाधीनम नरावशः, ग्रहों के अधीन मनुष्य है। ग्रहाधीनम जगत सर्व, पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, काल भी ग्रहाधीन के अधीन है। ग्रहा फलांति करांति ददंतु, ग्रह अपना फल प्रदान करते हैं। इसीलिए जो ग्रहों की दशा है, जो कुंडली की दशा है, यह जो सही व्याख्या है, इसकी उपलब्धि किस प्रकार से प्राप्त की जाए और सर्वसाधारण के लिए सुलभ कराई जाए, ये मूल रूप से मैं उद्देश्य लेकर के इसकी प्राप्ति के लिए ये मैंने एस्ट्रो फैक्टर की स्थापना की। देखिए, एस्ट्रोलॉजी एक पराविद्या है। एस्ट्रोलॉजी को इवन यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। देखिए, जो घटनाएं घटित हैं, यानी कि जो आप कर्म लेकर के आए हैं, जो आप प्रारब्ध लेके आए हैं, वो तो घटित होगा ही होगा। अगर किसी को कोरोना होना है तो अगर वो बहुत ज्यादा तपस्या करेगा, कुछ करेगा, तो बीमारी तो उसको होगी। लेकिन वहां से निकले किस प्रकार से, उसको किस प्रकार से जो उसका दुख है वो किस प्रकार से कम हो, किस प्रकार से वो दूसरों को एक अपना उदाहरण और आदर्श प्रदर्शित कर सकता है। मैं उदाहरण के तौर पर ये बताना चाहता हूँ, जैसे बारिश होने की संभावना है और आप जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है बारिश हो सकता है ना हो, लेकिन अगर आपके पास एक छाता है, एक छतरी है, तो आवश्यकता पड़ने पर आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक तरह से आपको पूर्व चेतावनी देती है, पूर्व ज्ञान देती है, और एक अनुमान आपको लगाने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। जैसे अगर एक माह में 2 ग्रहण घटित होंगे तो वो एक अच्छी चीज नहीं है।
महाभारत के समय बताते हैं कि एक ही माह में 2 ग्रहण थे, सूर्य ग्रहण भी उसी माह में था, चंद्र ग्रहण भी उसी माह में था। जो पक्ष था वो 13 दिन का पक्ष था, जबकि सामान्यतः 15 दिन का पक्ष होता है। जो उद्योग पर्व है, अनुशासन पर्व है, उसमें भी ये बातें बताई गई हैं। इसी तरह से जब कोरोना होना था उस समय भी एक ही महीने में 2 ग्रहण थे। तो ये खाली एक संक्षिप्त प्रक्रिया है। उसके अतिरिक्त उस समय जो क्रूर ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या थी, तो इससे एक तरह की चेतावनी मिल सकती है कि जो आने वाला समय है वो हमारा किस प्रकार से हमारे मनुष्य मात्र के जीवन को प्रभावित कर रहा है, और उसमें हम अपने किसी तरह से करेक्टिव मेजर से कुछ तरह से उसमें अनुमानित हम किसी प्रकार से उसके बचाव की चेतावनी ले सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए 4 चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। प्रथम तो उसमें यह है कि सबसे पहले मनुष्य का जन्म होता है तो शिक्षा की तरफ, कि भाई शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। शिक्षा होगा तो शिक्षा में उसका व्यवसाय किस प्रकार का होगा, यानी कि उसकी तकनीकी शिक्षा होगी या उसकी चिकित्सा शिक्षा होगी या वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाएगा। तीसरी चीज उसकी विवाह संबंधित प्रकरण, संतान संबंधी प्रकरण और स्वास्थ्य संबंधी प्रकरण। ये 5 या 6 प्रकरण किसी भी जातक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम ज्योतिष का भली प्रकार से अध्ययन करें और उसमें जो आने वाली दशाएं हैं, आने वाली परिस्थितियां हैं, उनके अनुरूप हम कार्य करें तो जरूर कुछ न कुछ हमको उससे लाभ होगा, और कम से कम एक प्रकार का आत्मबल रहेगा और हम अपना एक आत्म परीक्षण कर सकते हैं। इसमें वाद विवाद और टीका टिप्पणी बहुत हो चुकी है। इसके पहले जब एक बीजेपी सरकार थी तो उन्होंने, जोशी जी ने कहा था कि विश्वविद्यालयों में इसकी शिक्षा होनी चाहिए। इसके विरोध में कुछ लोग न्यायालय गए, लेकिन वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट तक में बाद में यह निर्णय हुआ कि भाई ये विज्ञान है और इसकी शिक्षा विश्वविद्यालयों में देने में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। तो जब सुप्रीम कोर्ट तक उसको मान चुका है कि उसकी वैज्ञानिक आधार है, अब वो किस प्रकार से दिया जाए। देखिए इसमें सबसे विसंगत यह है कि जो पुराने हमारे पास हैं क्लासिक्स अवेलेबल हैं, यानी कि हमारे पास बृहदहोरा शास्त्र है, हमारे पास सारावली है, हमारे पास यवनों के समय में तेज सिंह द्वारा लिखी गई ताजिक पुस्तकें हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, लेकिन बीच में 500 या 600 साल का गैप रहा। और दूसरी चीज ये है कि केस स्टडीज है, यानी कि इस व्यक्ति के लाइफ में एस्ट्रोलॉजी ने इस तरह से कार्य किया, ये पॉलिटिकल व्यक्ति था और इसके जीवन में ग्रहों ने इस प्रकार से प्रभावित किया। लेकिन जैसे मेदिनी ज्योतिष है, मेदिनी ज्योतिष यानी कि मंडेन ज्योतिष, इस पे बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है। अब मेदिनी ज्योतिष का आपको हम एक उदाहरण बताते हैं कि जब भारत को स्वतंत्रता मिलनी थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह मत था कि भाई इसमें जो ज्योतिष शास्त्र के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनसे हम लोग संपर्क करें। तो रोहिताश शर्मा और हरदेव शास्त्री जी सबसे बड़े भारत के मूर्धन विद्वान थे, उनसे संपर्क किया गया। तो उन लोगों ने कहा कि भाई एक ही दिन में तो मुहूर्त निकालना बहुत मुश्किल है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेहरू जी और लोगों ने कहा, हालांकि नेहरू जी इसके बहुत ज्यादा पक्षधर नहीं थे, लेकिन फिर भी वह मान गए और उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो स्वतंत्रता प्राप्ति है बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, क्योंकि पहले भारत की कुंडली जो उज्जैन में बनी थी, संपूर्ण भारत की कुंडली मकर राशि की थी। वारामिहिर जी ने मकर राशि की कुंडली बनाई थी। तो ये हुआ कि अगर रात को 14/15 की रात को 12 बजे का दिन लिया जाए तो भारत की कुंडली वृष राशि की कुंडली होगी, यानी कि टॉरस की कुंडली होगी, जो कि एक फिक्स्ड राशि होगी। फिक्स्ड राशि माने कि स्थिर राशि, स्थिर राशि माने कि उसमें किसी प्रकार का विघटन या किसी प्रकार का और चीज ये असंभव है। फिर 12 बजे पुख्य नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। तो ये विचार विमर्श लिया गया कि पुख्य नक्षत्र उस समय उदित होगा, और उसके पश्चात ये होगा कि 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है। कहते हैं कि जब कोई मुहूर्त काम नहीं करता है तो 11:45 से लेकर के 12:15 तक का समय अभिजीत मुहूर्त होता है। तब यह निर्णय लिया गया कि रात को 12 बजे भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति का समय निर्धारित किया गया। इसके बावजूद दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान की कुंडली मेष राशि की कुंडली है। मेष राशि माने मंगल माने लड़ने भिड़ने वाली, रक्तपात और किसी प्रकार की उसमें लड़ाई झगड़ा या विघटन, तो उनकी 14 तारीख के कारण मेष राशि की कुंडली है।
तो इस प्रकार ये स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मेदिनी पर और मंडेन पर बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन एक उदाहरण हमारे सामने है कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो दिन चुना गया वो उस समय की परिस्थितियों में बहुत ही उपयुक्त था। आप देख रहे थे प्रोग्राम एस्ट्रो फैक्टर। यदि आपको यह प्रोग्राम पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो हमें सब्सक्राइब करिए। यदि आपको ज्योतिष कुंडली संबंधी कोई प्रश्न है तो अपनी जिज्ञासा हमें दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य भेजें। और अगर आपकी कुंडली उपलब्ध नहीं है तो अपना नाम, स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि ये लिखकर भेजें, हमें प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।